हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है या फिर अभी तक चैप्टर 1 या चैप्टर 2 को नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से। इसके अंदर आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के सारे पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है। अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या, फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे, नीड पढ़ लिए थे, टाइप पढ़ लिए थे। फिर हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे जिसमें टोटल 11 कॉन्सेप्ट होते हैं। तीन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मेजर होते हैं और 8 जो होते हैं वो सेमी होते हैं। टोटल हमारे पास 11 होते हैं और इन 11 में से हम लोग 6 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है। और एक लास्ट वाला कौन सा पढ़ा था वो नाम आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर जो है एंड कर दूं। ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिखा है कमेंट बॉक्स में कि हमारा सिक्स कौन सा था तो ये रहा वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। याद है ना, मैंने बताया था कि एक जो कंपनी होती है, कंपनी की एक बहुत बड़ी लाइफ टाइम होती है जब वो स्टार्ट होती है और जब वो एंड होती है। लेकिन हमें उसको बीच में समझने के लिए छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है। छोटे छोटे 1 ईयरली 6 मंथ या 3 मंथ में ब्रेक करना पड़ता है। यही क्या कहलाता है? हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये याद होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे आज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं इसके बारे में जब हम लोग कन्वेंशन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे थे, और भी कई जगह भी बता चुका हूँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहती है? सीधी सी बात ये कहती है कि भैया आपको जो असेट को रिकॉर्ड करना है वो ओरिजिनल कॉस्ट ही हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट भी होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बार बार बोला हुआ है कि अगर 2001 में मैंने कोई मशीन 1 लाख की खरीदी है तो मैं 2024 में भी जब वो मशीन रिकॉर्ड करूंगा अपने बुक्स में तो वो 1 लाख की ही रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें यूसेज की वजह से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। ये बात मैंने बता रखी है पीछे के वीडियोस में। जो 2024 में उस मशीन की वैल्यू होगी, जो मार्केट वैल्यू होगी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूं। मैं कौन सी रिकॉर्ड करता हूं? जिसपे मैंने उसे एक्चुअली एक्वायर किया और फिर उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं। सिंपल सा ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि आपको क्या करना है, आपको असेट्स को रिकॉर्ड करना है उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे। मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट जो है उसको ध्यान में नहीं रखना है। अभी जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है उस पर ध्यान नहीं देना है। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, मान लो कि मैंने 2001 में 50,000 का कोई सामान खरीदा, 2002 में मैंने 1 लाख का कोई सामान खरीदा है बेचने के लिए। अब ये जो मैंने 2001 में सामान खरीदा है ये बेचा है मैंने 2002 में। कितने का? मान लो कि 75,000 का बच गया। तो ये जो 75,000 में इसका जो मैं प्रॉफिट रेज करूंगा, इसका जो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, वो इस वाले 50K को ही माइनस करके, ये टोटल 1.5K की बात नहीं करूंगा, इस वाले 1 लाख में इसको बिल्कुल टच नहीं करूंगा। मैं उसी जगह अपनी इनकम शो करूंगा जिसके लिए मैंने खर्चा किया है। जिस चीज पे मैंने खर्च किया है, जिस चीज पे मैंने एक्सपेंस किया है, मैं उसी से अर्निंग रिवेन्यू पे ध्यान दूंगा, किसी दूसरे वाली रिवेन्यू पे ध्यान नहीं दूंगा। The income should be calculated for the same for which the expense was incurred. जिसके लिए खर्चा किया है उसके लिए ही इनकम को कैलकुलेट करना है। सिंपल सी भाषा में इतनी सी बात है। मैंने आपको फिर से एक बार समझ लो, नहीं समझ में आया तो मान लो कि डे वन पे मैंने क्या किया, मैंने 50,000 का सामान खरीदा, ठीक है, बेचने के लिए। डे 2 पे मैंने 30,000 का सामान खरीदा। डे 3 पे व्हाइट कर दे दो, नहीं ब्लैक ही रहने दो। डे 3 पे मैंने 60,000 का सामान खरीदा। अब ये जो 50,000 का सामान है, डे 1 पे तो मैंने उसमें से 25,000 का सामान बेच दिया और डे 2 पे मैंने उसमें से बाकी के 25,000 का सामान बेच दिया। जो भी मैंने बेचा हो, मान लो कि इसको मैंने बेचा हो 35,000 रुपए में और इसको मैंने बेचा हो 20,000 रुपए में, लेट से 20,000 रुपए में बेचा हो, तो टोटल मेरी इनकम कितनी आ गई? 55,000 रुपए आ गई।
तो ये जो 55,000 रुपए माइनस करूंगा, भले ये चीज मैंने डे 2 के अंदर सेल की है, भले डे 2 के अंदर सेल की है, लेकिन इसके ऊपर खर्चा मैंने कब किया था, डे 1 के अंदर ना। तो इसका जो प्रॉफिट भी निकलेगा वो डे 1 वाले में से माइनस होके निकलेगा, डे 2 से नहीं। मैं खर्चा उसी के साथ मैच करूंगा मैं इनकम उसी के साथ मैच करूंगा जिसके साथ मेरा खर्चा हुआ है। ठीक, जैसे प्रोडक्शन में वेजेस, वेजेस के ऊपर खर्चा किया है तो चीज जो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसमें वो वेजेस ऐड होंगे, मैं इनकम जो है वहीं ऐड करूंगा जहां मेरा खर्चा हुआ है। दैट्स इट, इतनी सी बात है। उसी चीज के लिए इनकम जनरेट कैलकुलेट करो जहां इसका खर्चा हुआ है। देन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, देखो आप अगर आप लोग अपनी बुक का नाम पढ़ रहे हो, भले उसके राइटर का जो भी नाम हो, अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट है ना, अकाउंटेंसी तो अपना सब्जेक्ट है, बुक का नाम तो आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग है ना। क्या है, डबल एंट्री, यानी दो एंट्री, किसी भी एक ट्रांजैक्शन की दो एंट्री। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली इसकी बात करता है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमेशा दो साइड होंगी, आपका पूरा बिजनेस ही जो है वो दो साइड में डिवाइड होगा, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और हर एंट्री का जो इफेक्ट है वो दो अकाउंट पे पड़ेगा, एवरी एंट्री विल अफेक्ट टू अकाउंट। आगे जाकर के जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर थोड़ा सा इस लाइन को और ज्यादा अच्छे से आप समझोगे, दैट एवरी डेबिट ट्रांजैक्शन विल हैव अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हर डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। ये लाइन याद कर लो आप, इतना ही है आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, that every entry will have effect in two account, that means every debit transaction will have a credit transaction and vice versa, that means every credit transaction will also have a debit transaction। और ये लाइन तो आप रट लो, ये तो आपकी पूरी 11th में आगे भी काम आने वाली है, that asset is equals to capital plus liability। ये तो आप याद कर ही लो, बिल्कुल रट लो इस लाइन को, ठीक है। देन हमारा सेकंड लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, 11 थे ना, 11 में देखो 6 कल कर लिए थे, 3 अभी ऊपर पढ़ लिए है ना, अब 2 ही बचे, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ही सिंपल है, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अक्रूवल में पढ़ा था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है। देखो इसको पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बोला जाता है, इट रेफर्स दैट द ट्रांजैक्शंस will be recorded on the time of the particular period when the ownership is transferred, whether cash is received or not। जिस दिन मैंने क्या किया, मैंने मार्च 1 को 10,000 रुपए का सामान बेच दिया, मैंने सेल कर दिया। 10,000 रुपए में से मार्च 1 को मेरे पास 3,000 रुपए आए, और उसके बाद मार्च 15 को मेरे पास 7,000 रुपए आए। मार्च 15 को आए, ये 1 मार्च को आए और ये 15 मार्च को आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 3,000 1 मार्च को रिकॉर्ड करूंगा और 15 मार्च 7 मार्च को करूंगा। सेल्स जब मैं लिखूंगा, तो जब सेल्स रिकॉर्ड करूंगा तो 1 मार्च को ही 10,000 का 10,000 करूंगा रिकॉर्ड। जिस दिन ट्रांजैक्शन ने टेक प्लेस किया उसी दिन रिकॉर्ड करूंगा, वेदर कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, पैसा आया है नहीं आया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन की उसी दिन उसे रिकॉर्ड करना है। पहले भी पढ़ा हुआ है ना, ये याद होगा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर यही बात पढ़ी थी। और हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बेसिकली बात यह है कि भैया आप ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करो, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो सही होनी चाहिए और बिल्कुल बायस फ्री होनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। हालांकि हमने आगे पढ़ा था ना कि विंडो ड्रेसिंग वगैरह हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ट्रू एंड फेयर मैनर में क्या करो, अपने फाइनेंशियल बुक्स को प्रेजेंट करो, और जो भी आप लिख रहे हो आप उसका प्रूफ रखो। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने 1 लाख की सेल की है या 1 लाख का परचेज किया है, तो मुझे इसका बिल चाहिए होगा, मुझे इसका कैश वाउचर चाहिए होगा, ये बात बोली हुई ऑब्जेक्टिविटी। यानी जो भी आप लिख रहे हो आप उसे बैक कर सको प्रूफ के साथ। पढ़ लेते हैं, इट रेफर्स दैट द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन बायस फ्री, बायस का मतलब होता है पक्षपात, तो बायस फ्री मैनर, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, जैसी जो चीज है वो वैसी ही लिखी जानी चाहिए। which is only possible, ये तभी हो सकता है if the transaction can be supported by verifiable document and voucher। अब verifiable document या voucher कौन से होंगे, आपका बिल हो सकता है, आपका कैश मेमो हो सकता है, ठीक है, आपके कोई और डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो ये जो चीज है, आप जो भी ट्रांजेक्शन लिख रहे हो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास,
और बिल्कुल बिना पक्षपात के उसको लिखो। कोई सामान अगर 10,000 की खरीदी है तो 10,000 का ही लिखो, 10,000 खरीद के 15,000 का लिखने की जरूरत नहीं है। ये है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो इसके साथ ही हमने पूरे के पूरे कितने कर लिए, 11 के 11 कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन वीडियो अभी सिर्फ 9-10 मिनट की हुई है, तो मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 10 मिनट की और वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगा और 10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अलग से एक पार्ट क्यों करूंगा, है ना। तो कर लेते हैं इसको। याद है हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग में प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है हमारा कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट में हमने 11 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब बात करनी है अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। देखो कन्वेंशंस क्या होते हैं, पहले तो मैं इस बात को क्लियरली समझ लो क्या है, सिंपल सी भाषा में बात बताते हैं कि ये ना कहीं लिखे नहीं हुए, ये कहीं रिटन नहीं है। पहली बात समझो, ये रिटन नहीं है कहीं पर। ये क्या है कि लोगों ने आपस में जर्नल अंडरस्टैंडिंग के साथ बस कि हाँ कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि कोई आता है तो तुम्हारे घर पे तो उसे चाय पानी पूछते हैं, एटलीस्ट वाटर तो ऑफर करते ही है ना। अब ये चीज कहीं किसी किताब में लिखी तो नहीं हुई है कि आपको वाटर ही ऑफर करना चाहिए, पर क्या है कि हमने सबको देखा है, हम बचपन से सुन रहे हैं कि हाँ भाई प्यास लगती है, जरूरत है, सबने मान लिया कि हाँ ये चीज अच्छा काम है, तो हम लोग इसे कर रहे हैं। सही है। तो ये वाटर देना है, क्लियर है, तो इसको मान लिया। अब जैसे एक बात मतलब सिंपल से समझ रहे हो, कहीं लिखी नहीं हुई है ये चीजें, बस करते करते लोगों ने कर लिया कि हाँ चलो अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बनते बनते बस बन गई है, कहीं लिखी नहीं हुई है। ठीक है, तो पढ़ते इसके बारे में। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अलग है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो रिटर्न होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो आईसीएआई वगैरह बनाते हैं, आईएएसबी जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्यूरो जो है वो सब बनाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो, पर ये कोई बनाता नहीं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ कस्टम। कस्टम क्या होता है, रीति रिवाज जो होते हैं, और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज यूज्ड बाय जनरल अग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट ऑफ द अकाउंटेंट। सबने मिलजुल के कहा कि हाँ यार ये करने में सही तो लग रहा है, चलो ये करने में सही लग रहा है तो एक काम करो, इसे मान ही लेते हैं। ठीक है, सबको लग रहा है कि हाँ ये सही चीज है यार, ये होनी चाहिए। जैसे हमें एक बोल दिया गया है कि चलो आप लोगों ने फिल्मों में वो देखे होंगे, कोर्ट सीन्स देखे होंगे, कोर्ट सीन्स देखे होंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और ये कहने के बाद भी 90-95% लोग जो है वो झूठ बोल रहे होते हैं। ये बात तो मानोगे, है ना। तो ये गीता पर हाथ रखवाना क्या है, मान लिया है बस, कसम खिलवा लो, मान लिया कि कसम खाने के बाद इंसान कोई सच बोलेगा, जरूरी थोड़ी ना कि वो सच ही बोलेगा। और ये कहीं लिखा भी नहीं हुआ कि कसम खाने के बाद आपको सच ही बोलना चाहिए, ये तो करते करते बस मान लिया है, तो बस वो चीजें होती। तो ये क्या है, ये ऐसी एक्सेप्ट जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है या रीति रिवाज है जो सबने मान लिया, तो सबके मानने से काम चल गया। बेसिकली हमारे क्लास 11th में 3 ही ऐसे कन्वेंशन है। पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, और तीसरा है कन्वेंशन ऑफ, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, यही 3 हमें डिस्कस करने। ठीक है, तो सबसे पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, देखो डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है, सब कुछ सामने रखना, सब कुछ साफ साफ बताना, क्लियरली बताना। फुल का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट, और डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, साफ साफ बताना। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, कोई चीज सीक्रेट है उसे ओपन करना, यही होता है ना डिस्क्लोज का मतलब। क्लियर, मुझे प्रॉपर हिंदी याद नहीं आ रही, पर डिस्क्लोज का मतलब तो आप समझ ही गए हो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। आपकी कंपनी के बारे में मार्केट में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मार्केट में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो टैक्स में प्रॉब्लम, इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम, शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम, एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम। तो आप जो इंफॉर्मेशन दोगे वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोगे, पहली चीज। दिस डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड टू किसको, वही जो पार्टीज होती है, क्रेडिटर्स हो गए, प्रोपराइटर्स हो गए, इन्वेस्टर हो गए, और जो भी अदर पार्टी, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़े थे ना, उनको उनको आपको पूरी तरह से क्या करना है, सब कुछ सही सही बताना है। बस यही है, इसका मतलब ही यही है कि आपको सब कुछ सही सही बताना है। दिस कन्वेंशन इज ऑल्सो प्रमोटेड बाई कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कहती है कि हाँ इंसान को फुल डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, अभी तुम खुद ही सोचो ना कि कंपनी जब बनी होगी तो अकाउंटेंट ने क्या सोचा होगा, हाँ यार सही बात है, अगर कंपनी के बारे में सब कुछ लोगों को पता हो
तो कंपनी इजीली रन करती है। पता होगा ये उन लोगों को, तो उन लोगों ने इसको एक कन्वेंशन बना लिया कि हाँ यार ट्रू फेयर फुल्ली डिस्क्लोज आपको करना चाहिए। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अकाउंट कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। बहुत ही फनी चीज है, जस्ट हमने ऊपर एक चीज पढ़ी है फुल डिस्क्लोजर। क्या पढ़ा है? फुल डिस्क्लोजर। ये उसका थोड़ा सा उल्टा जाता है, ठीक है? फुल डिस्क्लोजर का थोड़ा सा अलग जाता है। क्या? आराम से पढ़ते। इट इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या कहती है? सब कुछ बता दू। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? सब कुछ बता दू। ओके, ठीक है। लेकिन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहती है कि इनसिग्निफिकेंट और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। जिस चीज का कोई काम ही नहीं है उसको क्यों बताना है तुम्हें? जिसका काम है वो बताओ, नहीं बताना है मत बताओ। अब एक बात बताओ, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे हो, उसके अंदर आप यही तो बताओगे कि आपके असेट्स कितने हैं, कैपिटल कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, यही तो बताओगे। यही बताओगे ना। ये थोड़े ना बताओगे कि कहते हैं उस जगह पे उतरे दिन स्ट्राइक चली थी। मतलब समझ रहे हो ना कि इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है। अब मैं एक बात बोलूं कि मैं ये बोल दूं कि जापान में कहते हैं मेडिकल को लेकर के न्यू इन्वेंशन आया है, और मेरी कंपनी है फर्नीचर की, मेरी कंपनी है फर्नीचर की, और जापान में मेडिकल को लेकर के न्यू इन्वेंशन आया। क्या मेरे को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है? कहीं से भी नहीं है ना। तो मटेरियलिटी यही कहती है कि भैया जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है वो रखो, नहीं है मत रखो। क्या जरूरत है सब कुछ जानने की? एक क्रेडिटर जो है उस क्रेडिटर को क्या जानना चाहिए कि भैया मैं कितने टाइम में पैसे वापस कर दूंगा और कितना तू मुझे उधार दे सकता है, यही तो जानना चाहिए। उसे क्या लेना देना कि मैंने वेजेस कितने दिए। एक जो मेरा इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर को क्या देखना है कि मेरी पास्ट पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, पास्ट में मेरी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है ना? मैं उसे प्रॉफिट दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, यही तो चेक करेगा वो। और मैं किसी इलीगल काम में तो नहीं फंसा हुआ हूं, यही चेक करेगा वो। यही तो चेक करेगा। उसे इससे क्या लेना देना कि मैं ऑफिस कितने दिन आता हूं नहीं आता हूं? कोई बात है उससे लेना देना? तो इन इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लोगों को कितना वेजेस दे रहा हूं, इससे उसे जान के क्या करेगा? वो वेजेस से उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे अपने इन्वेस्टमेंट पे अपनी प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। उसे मैं कितना वेजेस दे रहा हूं उसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो जो रिलेवेंट नहीं है उसे खत्म करो, इरिलेवेंट को मत बताओ। ठीक? तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट होते हैं जब से मुझे फालतू की बातें लिखनी ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा अननेसेसरी बर्डन खत्म हो जाएगा। मैं जो जरूरत की बात है वो लिखूंगा, जो जरूरत की बात नहीं है वो नहीं लिखूंगा, बात खत्म। क्लियर हो गई बात? दोनों समझ में आ गया? अब देखो जो हमारा लास्ट वाला है वो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब देखो ऐसा तो है नहीं जो आपने ये वर्ड पढ़ा ना हो कभी। अभी आप 11th क्लास में आए हो, लेकिन कंजर्वेशन ये वर्ड तो पढ़ते हुए आ रहे हो, चाहे वाटर कंजर्वेशन की बात हो चाहे लैंड कंजर्वेशन की बात हो। एसएसटी के अंदर तो खूब पढ़ा है कंजर्वेशन के बारे में। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाव, है ना? बचाना, किसी भी चीज को बचाना। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी यही कहता है कि हमें अपने बिजनेस को बचाना है। हमें अपने बिजनेस को बचाना है। बचाओगे किससे? इनकम से बचाओगे या एक्सपेंस से, लॉस से बचाओ? अच्छा ये बताओ सिंपल सी, इनकम एक्सपेंस छोड़ो, प्रॉफिट से बचाना चाहोगे कंपनी को या लॉस से बचाना चाहोगे? ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो तो लॉस से बचाना चाहोगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को लॉस से बचाना है, यही कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है? सिंपल सी भाषा में, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। All the anticipated losses should be recorded, but all the anticipated income can be ignored। जितना भी मेरा लॉस होने वाला है, लगभग एंटिसिपेट किया है, अनुमान लगाया है, मैंने ऐसा अनुमान लगाया है, सोचा है कि यहां मुझे नुकसान हो सकता है, तो उसे रिकॉर्ड करना है। और अगर मुझे लग रहा है कि कोई इनकम है तो इनकम आएगी तो देखा जाएगा, इनकम के बारे में अनुमान नहीं लगाना, एंटिसिपेटेड इनकम पे ध्यान नहीं देना है, एंटिसिपेटेड लॉसेस पे ध्यान देना है। ठीक? दिस कन्वेंशन मीन्स प्लेइंग सेफ। सिंपल सी भाषा में इसका मतलब ये साफ सुथरा सेफ होके खेलना है आपको। ठीक है? आपको अपने आप को बचा के खेलना है। देखो जैसे मैं ऐसा प्लेयर हूं जो कहते हैं कोई गेम भी खेलता हूं, तो गेम खेलने में अगर मेरे को जगह मिली हुई है हाइड होकर के शूट करने की, तो मैं वो जगह इस्तेमाल करूंगा, सीधी सी बात है। मैं जा करके सामने गोली वोली नहीं बरसा रहा, अगर मेरे को लग रहा है कि जगह छुपने की है तो मैं छुप के करूंगा, क्योंकि मेरा काम ही क्या है, प्लेइंग सेफ। क्लियर?
फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन द वन हैविंग लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भैया जिसका सबसे कम इफेक्ट होगा, लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट होगा, जिसका सबसे कम फायदा होगा मुझे, लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट, जो सबसे कम फायदा होगा उसे मैं पहले रिकॉर्ड करूंगा, यानी जितना ज्यादा लॉस होने का चांस उसको उतना ज्यादा रिकॉर्ड करो। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म सीधी सी बात ये, अपने आप को बचा के चलो, किससे, लॉस से। एंड दैट्स इट, इसी के साथ चैप्टर 3 आपका लोगों का कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको लग रहा है यार हमारे फ्रेंड है उन्हें भी देखनी चाहिए, अच्छी वीडियो है, तो चैनल को, वीडियो को शेयर करो। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी है तो कमेंट करके बताओ। लग रहा है नहीं मुझे कुछ चेंज करना चाहिए या फिर कुछ और करूं, तो वो भी कमेंट करके बताओ मुझे कि हाँ भैया क्या सुधार कर सकता हूं मैं, या कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है तो वो भी बताओ। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 4 के साथ आता हूँ बहुत जल्दी, रिटर्न करता हूँ। तब तक बी सेफ, बी हेल्दी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।